बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एन जे स्पीक में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की। जी हाँ, सेकंड टेस्ट मैच में जो मोहम्मद रिजवान का आउट दिया गया था, जिसपे सब समझ रहे हैं कि हम वो उस आउट की वजह से वो टेस्ट मैच हारे हैं, जिसकी वजह से पीसीबी वालों ने आईसीसी को शिकायत भी अपनी दर्ज करा दी है कि वो आउट बहुत गलत दिया गया था, जिसकी वजह से हम सेकंड टेस्ट मैच हार गए। तो हाँ, काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है कि वो आउट बहुत गलत दिया गया था। डाउट था उस आउट पर। वो आउट जो है वो बैट्समैन के फेवर में देना चाहिए था। जब किसी चीज़ पर डाउट आ जाता है तो वो ज़्यादातर बैट्समैन के फेवर में दिया जाता है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिया गया। उस टाइम हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। 219 रन पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट थे। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनके साथ सलमान आगा खड़े हुए थे। दोनों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी कि अचानक पैट कमिंस आए, उन्होंने बाउंसर मारी और बॉल हल्का सा छूते हुए हाथ की जानिब से कि विकेट कीपर के पास गई। उन्होंने कैच पकड़ा, अपील करी, एम्पायर ने आउट नहीं दिया। पैट कमिंस ने रिव्यू लिया, रिव्यू में फिर डाउट हुआ कि बॉल पर साउंड आ रहा था अल्ट्रा एज में उनका, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि बॉल ग्लव्स को छूकर जा रही है या हाथ पे लगी है। डाउट था, लेकिन एम्पायर ने बैट्समैन के फेवर के देने के बजाय ऑस्ट्रेलिया की टीम को फेवर दिया और आउट दे दिया। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ताज के पत्तों की तरफ बिखर गई। उस डिसीजन की वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। 250 के अंदर अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई और इसकी वजह से पीसीबी ने शिकायत भी अपनी दर्ज करा दी है। बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट उस पर अपने डिसीजन बता रहे हैं, अपनी राय बता रहे हैं कि वो आउट दुरुस्त था, नहीं था। उस पर बहुत बातें हो रही हैं, तो सोचा हम भी बात कर लें कि पाकिस्तान क्या सिर्फ उस वजह से मैच हारा है? नहीं, मेरी नज़र में पाकिस्तान सिर्फ उस डिसीजन की वजह से मैच नहीं हारा। सबसे बड़ी बात थी हमारी बैटिंग लाइनअप का फ्लॉप होना, जो मुसलसल हमारी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो ही जा रही है। तो चलें शुरू करते हैं ओपनर से। अब्दुल्ला शफीक ने अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 62 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 4 रन बनाए, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 42 रन बनाए, उसके बाद सेकेंड इनिंग में 2 रन बनाए। तो चलें ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि एक इनिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इमामुल हक की। पहले टेस्ट की पहली इनिंग में इन्होंने 62 रन बनाए और 200 बॉलें खेली थी उन्होंने। चलें फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग में उन्होंने 10 रन बनाए। फिर सेकेंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने 10 रन बनाए और सेकेंड इनिंग में भी इमामुल हक सिर्फ 12 रन बना सके। जब टारगेट चेस करना हो और आपके दोनों प्लेयर्स अच्छा आगाज़ दिए बगैर पवेलियन वापस चले जाएं, तो बाद में आने वाले प्लेयर्स पे भी प्रेशर बनता है, और वो भी खासकर जब टीम सामने ऑस्ट्रेलिया हो और ग्राउंड मेलबर्न हो। और इमामुल हक की तो परफॉर्मेंस मुसलसल ख़राब चल रही है। वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनको हटा के फिर दोबारा फ़खर को लाया गया था। और और अब टेस्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बात करते हैं फिर कप्तान साहब की, शान मसूद साहब की। शान मसूद साहब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनिंग को बड़ा नहीं खेल पा रहे, बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो इनिंग को थोड़ा अपना लंबा करें। वो ये ना सोचें कि भाई मैं 50-60 रन बना के इस टीम में अपनी जगह बना सकूंगा और कप्तान के तौर पे रहूंगा। उन्हें जिम्मेदारी निभानी होगी। अच्छा खेल रहे हैं, वो तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप मेलबर्न जैसे ग्राउंड में हर बॉल पे छक्का मारने के लिए नेथन लायन को आगे निकले के मारेंगे, तो ये नहीं है सही। आप पहली इनिंग में भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नेथन लायन को आगे निकल के छक्का मारने की कोशिश में, जहाँ पर मेलबर्न जैसे इतने बड़े ग्राउंड में आप लोगों से चौके नहीं लग रहे हैं, बाउंड्री तक बॉल जाते जाते रुक जाती है या आप चौके नहीं लग पा रहे हैं, वहाँ आप छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं।
तो गैर ज़िम्मेदाराना शॉट खेल रहे थे, आपको थोड़ी इनिंग लंबी खेलनी चाहिए थी। आपको यही सोचना है कि भाई मुझे खेलना है और मुझे इस टीम को आगे लेके चलना है और मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है और लंबी से लंबी इनिंग खेलनी है, तो ही आप कामयाब होंगे और तभी आप मज़ीद कैप्टेंसी में आगे सँभाल सकेंगे, वरना 50-60 की इनिंग खेलने से आप लंबा कैप्टन नहीं बन पाएँगे इस टीम का और आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। फिर आते हैं हमारे द किंग बाबर आजम। इस साल उन्होंने 10 इनिंग खेली हैं और सिर्फ 204 रन बनाए हैं और 24 की उनकी एवरेज रही है। अगर लास्ट 4 इनिंग की बात करें तो एक में 24, एक में 12, एक में 2 और इस साल का उनका टॉप स्कोरर टेस्ट में 41 रन। ये उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। पहले 39 था, अब 2 रन मज़ीद बना के 41 रन उन्होंने बनाए इस साल। कोई हाफ सेंचुरी नहीं, कोई सेंचुरी नहीं, ये साल उनके लिए भी बहुत बुरा रहा है और बहुत डरावना ख्वाब बन के रह गया है उनके लिए। तो मज़ीद उन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, अप डाउन्स होती रहती हैं, तो खैर है, कोई बात नहीं है। बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने टीम को बहुत अच्छे वक्त में संभाला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, तो उनके ऊपर इतनी बात नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर साउथ शकील की तरफ। साउथ शकील वर्ल्ड कप से फ्लॉप चल रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर भी एक दो मैचेस में ही सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ कोई 50 प्लस स्कोर किया। उसके बाद वहाँ पर भी वो 30 रन से ऊपर नहीं बना सके। 24-25, 26-24, 25-26 यही उनका स्कोर रहा। और अब टेस्ट मैच में भी उन्होंने चारों इनिंगों में तकरीबन एक पहली इनिंग में उन्होंने 28 रन बनाए, दूसरी इनिंग में उन्होंने 24 रन बनाए, फिर सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 9 रन बनाए, फिर दूसरी इनिंग में उन्होंने 20 रन बनाकर वो आउट हो गए। तो यार अब लोग चाहने वाले इनके बीच में आके बोलेंगे कि भाई नए हैं, यंग हैं और फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो यार सारी ज़िंदगी इन्होंने किया इन लोगों ने, बैट पकड़ के क्रिकेट ही खेली है और क्या एक्सपीरियंस। इतना स्कोर तो वहाँ पर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, नेथन लायन वगैरह भी बना रहे हैं भाई। तो अब आप ये बोलो कि यार पहला एक्सपीरियंस है, तो यार जुल्म है सारी। फिर पहले टेस्ट में सरफराज अहमद खेले, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उनको बाहर किया। सेकंड टेस्ट में रिजवान आए तो रिजवान की परफॉर्मेंस दोनों इनिंग्स में अच्छी रही। 40 प्लस स्कोर पहली इनिंग में किए, फिर दूसरी इनिंग में भी वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन गलत आउट दे दिया गया। फिर बात करते हैं सलमान आगा साहब की। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 28 रन बनाए, नॉट आउट रहे। सेकंड इनिंग में सिर्फ 5 रन बना सके, आउट हो गए। सेकंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में फिर 5 रन बनाए और सेकंड इनिंग में 50 रन बनाए। तो उनकी परफॉर्मेंस भी मेरे नज़दीक इतनी अच्छी नहीं जा रही है। तो ये थी बैटिंग परफॉर्मेंस जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि ये भी हमारी एक वजह थी मैच हारने की। उसके बाद जो हमारा 11वां प्लेयर है हसन अली, उनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया गया, ना उनसे कोई बैटिंग में कोई फ़ायदा, उनसे 20-30 रन भी नहीं बन सकते। उसके अलावा फिर वो बॉलिंग में बिल्कुल बेकार हैं, तो मेरी नज़र में तो यूज़लेस है। जिस तरह हम 10 प्लेयर्स से खेल रहे हैं, ना वो बैटिंग में कोई फ़ायदा आया, कोई 10-12 रन बनाए उन्होंने, ना कोई बॉलिंग में उन्होंने विकेट ली, तो बिल्कुल बेकार है। इससे अच्छा तो आप कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लेते कि जाके आपको वो कोई 20-25 रन बना देता, कोई उसका आसरा होता, तो शायद सेकंड टेस्ट मैच हम लोग जीत जाते। क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच में बॉलर्स ने अपना काम पूरा कर दिया था। शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, मीर हमजा ने बहुत जान फूँक कर उन्होंने इस मैच में तकरीबन चांसेस बना लिए थे कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाए और कोई ये रिकॉर्ड ख़त्म करे कि 24 साल से हम लोग कोई मैच वहाँ पर नहीं जीते हैं। सीरीज़ तो फिर बाद की बात है। फिर तीसरी और सबसे बड़ी वजह कैच ड्रॉप कर देना। जहाँ आपकी टीम फॉर्म में आ चुकी हो, मैच बन चुका हो आपको, और वहाँ आप कैच ड्रॉप करके प्लेयर्स को चांस दे दें, तो बहुत बुरी सिचुएशन होती है ये। बॉलर्स का मोरल डाउन हो जाता है, वो मेहनत कर रहे होते हैं और जब उसको प्लेयर्स को चांस मिल जाए और वो कूटना शुरू कर दें, तो बिल्कुल ही बॉलर्स डाउन हो जाते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और वो इतने ईज़ी कैच ड्रॉप कर देते हैं। जी हाँ, मैं अब्दुल्ला शफ़ीक की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले वार्नर का कैच ड्रॉप किया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी में 16 रन पे आउट कर दिए थे और 20 रन पे मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया। अब्दुल्ला शफ़ीक ने स्लिप पे, बहुत आसान कैच था और वो ड्रॉप होने के बाद उन्होंने 20 के बाद 76 रन प्लस बनाए, यानी कि 96 रन उन्होंने स्कोर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल सिचुएशन से निकाल कर एक अच्छी सिचुएशन पर ले गए।
317 रन का पाकिस्तान को फिर टारगेट मिला। अगर वहां अब्दुल्ला शफीक को कैच पकड़ लेते तो हो सकता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इससे ज़्यादा जल्दी आउट कर देता। पाकिस्तान को 200-250 रन का सिर्फ टारगेट मिलता तो फिर वो मुश्किल नहीं होता पाकिस्तान के लिए, गिरते पड़ते वहां तक पहुंच जाते। लेकिन थोड़ा सा बॉलर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ हमारा काम बॉलिंग का नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी बैटिंग भी कर लेते हैं, आमिर जमाल भी ऑलराउंडर हैं, तो उनको भी 20-20, 30-30 रन प्लस करने चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही जैसा मैंने बताया कि रिजवान के आउट होने के बाद बिल्कुल सारे ताज के पत्तों की तरह बिखर गए। बाउंसर बोले उनसे नहीं खेली गई और उनको बाउंसर हर एक को बाउंसर कराई। शाहिन शाह अफरीदी को बाउंसर मारी, वो आउट हुए। हसन अली को बाउंसर कराई, वो आउट हुए। सलमान आगा को बॉल बाउंसर कराई, वो बाउंसर पे आउट हुए। तो एक ही बॉल पे सारे आउट होकर चले जा रहे हैं। तो बहरहाल 3 जो मैंने आपको बातें बताई, जिस तरह से बैटिंग का फ्लॉप होना, दूसरा हसन अली का डिसाइड करना होगा कि भाई उनकी क्या टीम में टास्क है, उनका क्या मसला। मेरी नज़र में तो उनको बिल्कुल यूज़लेस, उनको खिलाए कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा उनसे, तो उनको खिलाना बेकार है। और कैच ड्रॉप करना है, कैच ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 वजह थी। सब सिर्फ जो है वो रिजवान के आउट होने को वजह ठहरा रहे हैं कि वही उनको गलत आउट दिया गया, इस वजह से पाकिस्तान हार गया। तो उसके अलावा ये 3 वजह भी हैं, तो इन पर भी काम करना होगा, इन पर भी सोचना होगा। थर्ड टेस्ट मैच अभी बाकी है, देखते हैं उसमें क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।